वेलकम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर आपका अकाउंट्स का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आज कंप्लीट कर लेते हैं। सर कॉस्टिंग की थ्योरी कब होगी? कॉस्टिंग की थ्योरी इस संडे से हम शुरू कर देंगे। 4-5 दिन लगेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी। थोड़ा डेप्थ के अंदर ही बात कर लेंगे ताकि आपको फिर वापस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम उसको थ्योरी को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टडी मटेरियल किया है। आरटीपी करना है, मॉक टेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले आप क्या करें, एक बार पूरा स्टडी मटेरियल है जो वापस रिवाइज कर दें, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें और आप खुद से एक बार आरटीपी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो ट्राई कीजिए। और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए तो ये चैप्टर जो है अकाउंट्स के जो चैप्टर वो ओल्ड सिलेबस में भी थे, हो सकता है अकाउंट्स में या एडवांस अकाउंट में, वो आप सर्च कर लीजिएगा कौन से में। और वहाँ पर स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल 2 चीज़ थी, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मिल जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए। आरटीपी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो डाउट आए उनको तो टिक करके रख दीजिएगा, क्योंकि वो तो हम क्लास के अंदर कवर करेंगे। बाकी के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे भेज दीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप बाकी किसी रेफरेंस बुक वगैरह को यूज़ करें, बाकी किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को यूज़ करो, उससे अच्छा आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनने हैं। ठीक है, और ये करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो इंस्टीट्यूट के जैसा होगा। हर टीचर का प्रेजेंटेशन आंसर का अपना होता है, तो हम टीचर के प्रेजेंटेशन से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन में भरोसा करेंगे तो अपने को मार्क्स से जो ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कम है, क्योंकि ये जो चैप्टर ओल्ड सिलेबस में पढ़े था, ओल्ड सिलेबस के अंदर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कर सकते हैं। करते हैं भाई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर एक बार याद कर लेना होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो है वो प्ले लिस्ट के अंदर जाके अकाउंट्स वाले में उसमें इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो रिवाइज कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, उसके अंदर सीआरआर वगैरह की कंडीशन वगैरह पढ़ी, सेक्शन 55 पढ़ा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिबेंचर का प्री पेमेंट जो है वो सेम एज लोन है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ लोन का जैसे पेमेंट होता है वैसे वैसे डिबेंचर का पेमेंट होगा। मतलब सर जैसे 9% डिबेंचर है तो हम क्या कर देंगे, 9% डिबेंचर को अगर रिडीम करना है तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, या फिर 9% डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे करते हैं तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो, या टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर से बैंक कर दीजिए। और फिर इसको क्या कर दोगे, P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम कर सकते हैं। अगर हम एक तो वो लम्प सम, मतलब हमने एक साथ में पेमेंट दिया और ख़त्म किया, तब तो ये इस तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि कई बार क्या करती है कंपनी है जो, जैसे उसके पास पैसा होता है तो उस केस के अंदर, जैसे अभी कंपनी के पास सरप्लस पैसा पड़ा है और वो अनयूज्ड है, अभी उसका कोई यूज है नहीं, तो उस केस में कंपनी क्या करती, मार्केट के अंदर दूसरों के डिबेंचर खरीदने के बजाय या दूसरों में इन्वेस्ट करने के बजाय वो खुद पे भरोसा करे, और वो चाहती है, वो क्या कर सकती है कि खुद के डिबेंचर है जो खरीद लें। ठीक है, अब वो दूसरों के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करती है, तब तो कौन सा एज लगता है, एज 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जब वो खुद के डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है तब भी लगता है एज 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि कंपनी कई बार क्या करती है, अपने ही डिबेंचर खुद से खरीद लेती है। अगर खुद के डिबेंचर भी खरीदती है तो भी आपको एज 13 है जो याद रखना, और अकाउंटिंग जो है वो कैसी होगी, एज 13 के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी। अच्छा सर एज 13 में, हाँ याद है सर, 2 तरीके की होती है इन्वेस्टमेंट, 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड इनकम बियरिंग और भाई एज 13 का जो मैंने एज करवाया था उसके अंदर एक चीज़ मैंने गलती से गलत बता दी थी, जिसको मैं एक बार और बता चुका हूँ, आज और बता देता हूँ। जब नॉन करंट से करंट के अंदर वापस रिक्लासिफिकेशन होता है तब हम उसको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर के हिसाब से करते हैं। मैंने वहाँ कॉस्ट और फेयर वैल्यू लिख दिया था, तो वो फेयर वैल्यू नहीं था, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट
विच एवर इज लोअर के हिसाब से होता है। मैंने एज के क्वेश्चन करवाए, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। और नोट्स जो है वो मैं अभी एक बार आज या कल तक मैं एक बार टेलीग्राम के अंदर चैप्टर वाइज जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको और आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज कि हाँ ये नोट्स जो है वो इस चैप्टर का है, उसके हिसाब से फिर मैं नाम लिख लिख के आपको शेयर कर दूंगा, जो जो क्लास के अंदर यूज हुए हैं। समरी नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा जब हम मैराथन क्लास और रिवीजन क्लास वगैरह करेंगे तब। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग में हो सकते हैं या वेरिएबल इनकम बियरिंग में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर फिक्स्ड इनकम में कौन सा, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर, ठीक है। और इक्विटी में करते हैं तो वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि हम अपने खुद के डिबेंचर खरीद रहे हैं तो ये किस में आएगा, फिक्स्ड इनकम बियरिंग में। अच्छा सर उसके अंदर तो क्या था कि परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और अक्रूड इंटरेस्ट अगर कुछ है तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर याद आ रहा है। जितने पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिला होता उतना हम क्या करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट के अंदर करते हैं। सर अगर हमने खुद के डिबेंचर खरीदे तो भी वो सेम ही एंट्री होगी। उसमें क्या कर देंगे, ऑन डिबेंचर अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। कोई अकाउंटिंग में कोई भी फ़र्क आएगा नहीं। समझ पा रहे हो बात? सेम वैसा अकाउंटिंग होगी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार पूरा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ऑन डिबेंचर अगर हम खुद के डिबेंचर खुद से खरीदते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो देखो एट द टाइम ऑफ, भाई अगर ये चैप्टर देख रहे हो उससे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर याद नहीं है तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर एक बार वापस रिवाइज कर दीजिएगा। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, और वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट के हिसाब से देखो तो वहाँ आपको सारे टॉपिक है जो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर हम क्या कर देंगे, सपोज हम देते हैं 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 10%। अब सपोज हमने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को हमने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को हमने क्या किया, हमने हमारे 10,000 डिबेंचर जो है खरीदे, खुद के 10,000 डिबेंचर है जो खरीदे। यहाँ एक डिबेंचर जो है फीस वैल्यू कितने की, 10 की, और हमने ये खरीदे हैं 1,02,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को मिला के हमने टोटल पैसा दिया उसको 1,02,000। तो हम क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक। अक्रूड इंटरेस्ट में कितना जाएगा, 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 10 रुपये का है, फेस वैल्यू 10 रुपये की, तो 1 लाख पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 10% है साल का। अब वो हमसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितने का लेगा जो सेलर है उसने क्या किया, अप्रैल मई और जून 3 महीने उसने रखा है, ठीक है, लेकिन ब्याज कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा। तो 3 महीने का क्या करेगा, हमसे ब्याज चार्ज करेगा, 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना हो गया ये, 10,000 इंटू 10 इंटू 10% इंटू 3/12, ये हो गया 2,500 रुपये। भाई अकाउंटिंग एक बार ये तो सेम ऐसे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर नहीं कर रखा है तो आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। टू बैंक आपने टोटल इंक्लूसिव प्राइस कितना दिया, 1,02,000 दिया, ठीक है। 1,02,000 में से 2,500 रुपये आपने ब्याज के लिए दिया है, तो एक्चुअल में एसेट के लिए कितना दिया है, 99,500। अब सर हम अपने डिबेंचर के साथ क्या कर सकते हैं, अब अपने पास 3 ऑप्शन होता है, या तो ऑन डिबेंचर को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ कैंसिल कर सकते हैं, या हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, आगे कैरी कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं।
अगर हमने सपोज ख़रीदा और ख़रीदते से हमने क्या कर दिया, अपना डिबेंचर है जो कैंसिल कर दिया, मतलब हमने ओन डिबेंचर खरीदे थे, अब अपने पास ही थे तो अपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, जैसे कैंसिल करेंगे ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है जो ख़त्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, तो क्या कर दोगे, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, क्योंकि कैंसिल कर रहे थे इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म हो गया। ये कितने का है, इसकी वैल्यू कितनी, 99,500। और साथ ही साथ आपकी बुक के अंदर लाइबिलिटी भी लिखी होगी डिबेंचर की। सपोज 10% डिबेंचर है तो ये 10% डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी लिखी है। सपोज टोटल 1 लाख डिबेंचर है तो आपकी टोटल ये कितने की है, 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख में से 1 लाख के डिबेंचर है जो कैंसिल कर दिए, क्यों, क्योंकि वो डिबेंचर हमने खरीदे थे, हमारे पास ही थे और हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, 10% डिबेंचर कितने से कम हुए, इनकी वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 10,000 शेयर है, और आपकी बुक के अंदर कितने का डिबेंचर कितने का पे लिख रखा है, 10 रुपये पे, तो कितने के हो गए, 1 लाख। बाकी का क्या हो जाएगा, 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन पे प्रॉफिट हो गया 500। समझ पा रहे हो बात, बहुत ईजी सी बात हो गई, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, नॉर्मली जब सेल करते हैं तो पैसा मिलता है, यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो सेम जैसे सेल की एंट्री वैसे वैसी, बस बैंक नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइबिलिटी से सेटल हो रहा है। सेकंड ऑप्शन हम क्या करें, उसको कैरी करें। कैरी करेंगे तो क्या होगा, ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे क्या होगा, इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री होगी। तो आप क्या कहोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप कहोगे कि भाई आपने डिबेंचर जो है वो टोटल कितने के, 10 लाख पे, और 10% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आएगा 10 लाख पे 10% मतलब 1 लाख रुपए का, ठीक है। टू बैंक, क्या आपको पूरा पे पेमेंट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। आपके टोटल 1 लाख डिबेंचर है, 1 लाख डिबेंचर, उसमें से 10,000 तो आपके पास ही पड़े, तो उस पर तो ब्याज देने की ज़रूरत है नहीं, बाकी बचे 90,000। तो 90,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर को पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 90,000 जो डिबेंचर है वो किसके पास है, आउटसाइडर के पास। 1 पे 10 है, और 10% के हिसाब से कितना, 90,000। 90,000 का तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आउटसाइडर के पास। और बाकी का जो 10,000 पे, वो तो उसका जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो आप क्या कर दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, कि भाई 10,000 का तो पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो अपने पास। समझ पा रहे हो कि भाई टोटल 1 लाख का एक्सपेंडिचर है, जिसमें से एक्चुअल में पेमेंट अपने को 90,000 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइडर के पास 90,000 और 10,000 क्योंकि अपने पास है, तो हम क्या कर देंगे, इसको खुद से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर, और इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। अब थर्ड जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल भी कर सकते हैं। अब हमने कैरी किया और सपोज हमने सेल कर दिया। सेल अपन अलग डेट पे ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। सपोज हमने क्या किया, सेल किया उसे एट 1,09,000 एक्स इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2020। अब देखो हमने परचेज किया था कब, 1 जुलाई को, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 31 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं अगर फिक्स्ड इनकम बीयरिंग वाले, तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू जो एसेट जा रही है उसको लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ठीक है। और जितना पेड का इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या कर देंगे, टू अक्रूड इंटरेस्ट कर देंगे। और बाकी का अगर पैसा ज़्यादा या कम मिला है तो वो हमारा प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट के अलावा कितना पैसा मिला है, 1,09,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट का पैसा कितना मिलेगा वो आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि भाई 10,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 10 रुपये का है, तो ये हुए 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ पर 10% के हिसाब से टोटल ब्याज बनता है साल भर का 10,000 रुपये। लेकिन आपको ब्याज कितने का मिलेगा, 31 दिसंबर तक, मतलब कि क्योंकि लास्ट कब मिला है, 31 मार्च का। तो 31 मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का ब्याज है जो आप आगे वाले से चार्ज करोगे। 9 मंथ का आप इंटरेस्ट है जो आगे वाले से चार्ज करोगे। सर 3 महीने तो अपने पास था ही नहीं, अप्रैल, मई, जून, कोई बात नहीं, नहीं था तो आगे वाले ने तो अपने से ब्याज तो ले लिया था।
इंटरेस्ट का पैसा तो ले चुके थे, तो हम इससे कितना पैसा लेंगे, 9 मंथ का इंटरेस्ट है जो, उसका पैसा अलग से लेंगे। भाई पैसा मेरा होल्ड रहा है इतने टाइम तक, और ये ब्याज है जो 31 मार्च को, अगले 31 मार्च को तुम्हारे पास होगा तो पूरे 12 महीने का मिलेगा, तो 9 महीने का ब्याज है जो मुझे पे करो। तो ये हो गया 10,000 का 9/12, 7500 अक्रूड इंटरेस्ट का ले लेंगे, ठीक है। टोटल पैसा कितना मिलेगा, 1,09,000 तो एक्स इंटरेस्ट है, और उसके अलावा आपको 7500 और मिलेंगे ब्याज के। तो टोटल पैसा कितना मिला, 1,09,000 प्लस 7500 कितना हो गया, 116,500, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कितने से करेंगे, एसेट कितने से लिख रखिए, 99,500। अब ये एसेट है जो जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस हटा देंगे। समझ पा रहे हो, तो एसेट सेल करते हो तो टू एसेट कितने से करते हैं, बुक वैल्यू से करते हैं, 99,500। अब बाकी का 99,500 और 7500 हटाने के बाद 9,500 वो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिबेंचर, कितने से, 7500। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये चैप्टर देख रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर जो एक बार वापस देख लें, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सर? क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या अकाउंटिंग के अंदर, और कुछ एडजस्टमेंट होंगे क्या इसके अंदर? हाँ, अब भाई ये चीज़ हुई, उसके अलावा हमें क्या है इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट आती है कि अब देखो, जैसे ही डिबेंचर को रिडीम करना होगा तो पैसा चाहिएगा अपने को, काफ़ी सारा पैसा चाहिएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तब हमें एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वजह से हम क्या करें, आज ही पैसा क्या करें, रोक के रख लें। क्लियर है कि भाई सपोज जैसे डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे तो एकदम से पेमेंट होगा 10 लाख रुपए, तो उसके लिए आप क्या करो कि आपको पता है कि 10 साल बाद रिडीम करने, तो आज से ही कुछ पैसा जो क्या करते जाओ, साइड में करते जाओ, ताकि आपको उस वक्त एकदम से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये पैसा जब साइड में कर ही रहे हो तो उसको हो सकता है, एक तो है कि अगर हम बेवकूफ़ है तो हम क्या करेंगे, उसको जेब में रखेंगे, और अगर हम समझदार है तो उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे क्रिएट होगा, हमारे फ्री रिजर्व जो भी है P&L और जनरल रिजर्व, उनसे पैसा ले लेंगे, उसमें से पैसा चार्ज करके क्या कर देंगे, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या सर इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है? हाँ, रिक्वायरमेंट भी दे रखी है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखी है, लिस्टेड में अलग दे रखी है, अनलिस्टेड के अंदर दे रखी है, अलग दे रखी है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितना करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने के डिबेंचर है उसका 10% तो कम से कम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे कि आप अपने हिसाब से कीजिए कि कितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है एट द ईयर एंड जो है अनलिस्टेड के केस में, और नॉर्मली क्वेश्चन जो अनलिस्टेड का ही पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ईयर एंड पे जितने के डिबेंचर इशू हो रखे हैं उसका 10% आपका क्या होना चाहिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होना चाहिए। P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हम क्या कर देंगे, डिबेंचर P&L से पैसा लेके क्या कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब पैसा क्योंकि हम साइड में कर चुके हैं, तो उस पैसे को या तो हम अपने पास रखें या फिर हम क्या कर दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्याज वगैरह का पैसा हमें मिलेगा। तो उस केस के अंदर अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो वापस कौन से लगेगा, अकाउंटिंग केस के हिसाब से होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के हिसाब से होगा। तो हम क्या कर देंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तब हम क्या एंट्री कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, टू बैंक का मतलब कि उसको इन्वेस्टमेंट खरीदने की बात करते हैं। फिर इस पे अगर हमें ब्याज मिलेगा या फिर कोई भी इनकम मिलेगी, ठीक है, या डिविडेंड मिलेगा, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे एंट्री जो है वो कैसे होगी, सेम एज इन्वेस्टमेंट में करते हो ना, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, वैसा वैसा। तो जब ब्याज मिलेगा तो आप क्या कहोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी मिला ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और फिर इसको क्या कर दोगे, अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये तो इनकम है,
तो इनकम को तो आपको क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। अब इसमें अलग अलग थ्योरी है, कुछ तो क्या करते हैं इसको P&L में चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इनकम है वो हमारा प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे P&L में चार्ज करें। और कुछ कहते हैं कि ये जो है क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से रिलेटेड है तो इसको आप P&L में ट्रांसफ़र करने के बजाय क्या करो, DRR के अंदर करो। अगर क्वेश्चन कहता है कि कम्युलेटिव है, अगर क्वेश्चन कहता है कि कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कम्युलेटिव है तो उस केस के अंदर तो आप क्या करोगे, DRR के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, अदरवाइज आपको P&L में करना। मतलब अगर स्पेसिफिकली कहे कि कम्युलेटिव है हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो इंटरेस्ट का पैसा है या जो भी इनकम हो रही है वो भी हम DRR के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको DRR में करना, अदरवाइज आप P&L में चार्ज करोगे। तो ये इस तरीके से इसकी क्या होगी, अकाउंटिंग होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। और एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इस 13 जो है वो एक बार वापस देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। Illustration 1. On January 1st, Rama Limited listed company had 500 debenture of 100 each outstanding in its books, carrying interest at 6% per annum. इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 6% पर annum। ठीक है। In accordance with the regulatory requirement, the director of company acquired debenture from the open market for the immediate cancellation as follow। वो कह रहे हैं कि हम मार्केट से खरीदते हैं और इमीडिएटली कैंसिल कर देते हैं। मार्च 1 को हमने क्या किए, ₹5000 मतलब 5000 रुपये के जो है इन्वेस्टमेंट खरीदें, कितने पे, 98 कम इंटरेस्ट, 98 कम इंटरेस्ट पे खरीदें। फिर अगस्त 1 को खरीदें 10,000 के 100.25 कम इंटरेस्ट। और फिर दिसंबर 15 को हमने खरीदे 2500 के और एट 98.50 एक्स इंटरेस्ट। डिबेंचर पेबल ऑन हाफ ईयरली ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। अब ये जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट के पेमेंट की डेट कौन सी है। सो लेजर अकाउंट ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। आपको क्या करना है, इनकी अकाउंटिंग है जो बतानी है इनकम टैक्स को इग्नोर करते हुए। तो देखो भाई कैसे करना है। मार्च 1 की बात करें, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्ट वो अकाउंट है जो इन्होंने बना रखे हैं, तो मैं अकाउंटिंग बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। मार्च 1 को हमने ख़रीदा, ठीक है, तो हम देखेंगे मार्च 1 को हमने ख़रीदा है तो उससे पहले जो सेलर है उसको उससे जस्ट पहले कब ब्याज मिला होगा, जून वाला तो मिला नहीं, 31 दिसंबर को मिला। तो 31 दिसंबर को मिला मतलब कि जनवरी फरवरी 2 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखा किसने, पुराने वाले ने, ठीक है। और अब हम खरीद रहे हैं तो वो कितने का ब्याज लेगा, 2 महीने का ब्याज लेगा। तो हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अक्रूड इंटरेस्ट में कितना करेंगे, 5000 रुपये के हैं, फेस वैल्यू पे होता है इंटरेस्ट, ठीक है। 5000 पे 6% के हिसाब से कितने महीने का, 2 महीने का। तो ये कितना आ गया, 5000 पे 6% के हिसाब से 2/12 कितना हो गया, ये 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया। समझ पा रहे हो बात, देख लीजिए 5000 के हैं, 6% ब्याज लगता है, ठीक है। आगे वाला टोटल ब्याज होता है साल भर का 300 रुपये, लेकिन वो हमसे कितना चार्ज करेगा, सिर्फ 2 महीने का। तो इंटू 2/12 मतलब 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कम इंटरेस्ट, टोटल मिला के पैसा कितना दिया, 98 का मतलब क्या हुआ, देखो 100 ईच है और 98 मतलब कितने का हो गया, कितने पे खरीदा है, 5000 डिवाइडेड बाई 100 कितने हो गए डिबेंचर, 50 डिबेंचर हो गए और एक कितने पे खरीदा, 98 पे। कम इंटरेस्ट है मतलब टोटल पैसा कितना दिया आपने, 4900। अब 4900 में से 50 आपने इसके लिए दिया तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना दिया है, 4850। और वो कह रहा है खरीदते से ही हमने क्या किया, कैंसिल भी किया। तो फिर हम क्या कर देंगे, 6% डिबेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो 6% डिबेंचर कितने से कम होंगे, 5000 से। फेस वैल्यू कितनी उनकी 5000, जितनी फेस वैल्यू उतना हमने लिख रखा है, पूरा रिसीव हो रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने से जाएंगे, 4850 और बाकी का क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कि हमने कैंसिल किया तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, ये 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये और अक्रूड इंटरेस्ट है जो लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, P&L में ख़त्म कर देंगे। क्लियर है भाई।
अब इसके बाद में 1 अगस्त को हमने जो ख़रीदे उनकी अकाउंटिंग कैसी होगी तो बता देते हैं उसकी भी। हमने कितने पे ख़रीदे 100.25। अब देखो उससे पहले आपको क्या करना है, 1 अगस्त से पहले क्या करना है 30 जून आएगी, तो 30 जून को आपको क्या करना है इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री करनी है। समझ पा रहे बात? इंटरेस्ट के ये आपको क्वेश्चन कहेगा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में कोई इंटरेस्ट की डेट आ जाती है तो आपको क्या करना है उसको पेमेंट करना है। अब मार्च 1 को हुआ, फिर अप्रैल मई और जून, 30 जून को अपने को ब्याज इंटरेस्ट का पैसा देना। अब इंटरेस्ट का पैसा कितने का देंगे, टोटल 500 डिबेंचर थे जिसमें से 50 हमने ख़रीद के कैंसिल कर दिया, तो अब डिबेंचर मार्केट में बचे कितने 450। तो आप क्या कहोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक कितने पे करोगे 450 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का 100 का, 6% के हिसाब से 6 महीने का, क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट देते हैं तो कितना हो गया 450 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1350 रुपये का ब्याज दे दीजिए। ठीक है। फिर अगस्त 1 आई, 1 अगस्त को क्या किया 10,000 के खरीदे कितने पे 100.25 पे, तो फिर क्या कर दोगे आप वही वापस सेम एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक। अब कितने पे खरीदे 10.25 पे, मतलब कि कितना हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया 100 डिबेंचर है। ठीक है, और यहाँ 25 डिबेंचर है, 100 डिबेंचर है और कितने पे खरीदे 100.25, तो टू बैंक कितना दिया, कितना 10,025 रुपये। अब इंटरेस्ट का पैसा कितना दिया भाई 10,000 के है। ठीक है, और कितने महीने के लिए 6% है। अब देखो अगस्त 1 को है तो 30 जून तक का तो मिल चुका है, जुलाई, जून से जुलाई और अगस्त, तो 1 महीने का ही ब्याज है जो उसने लिया होगा, तो 1/12 तो कितना हो गया 10,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 50 रुपीज़ का। तो बाकी इन्वेस्टमेंट में कितना चला जाएगा 100.25 माइनस 50 9975। ठीक है, फिर वापस इसको कैंसिल करने की एंट्री कर दोगे, वो कैसे कर दोगे 6% डिबेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर। 6% डिबेंचर कितने से कम होंगे 10,000 से, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कितने से 9975, बाकी का क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 25 रुपये। ठीक है, फिर वैसा अब क्या कर दोगे दिसंबर 15 को एंट्री कर दोगे 2500 के हिसाब से, मतलब कि दिसंबर 15 को क्या करोगे कितने महीने का इंटरेस्ट का कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है एक्स इंटरेस्ट दे रखा है। मैं चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट इसकी एंट्री में बता ही देता हूँ। अब दिसंबर 15 हो गया तो दिसंबर 15 को क्या कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर टू बैंक अक्रूड इंटरेस्ट। अभी जो प्राइस दे रखी है वो कैसी दे रखी है एक्स इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट के अलावा उसने कितने पे दिया 98.5, मतलब कि 25 डिबेंचर खरीदें इंटू 98.5 मतलब कितने पे 2462.5 और इंटरेस्ट का पैसा कितना दिया है 2500 पे। देखो 30 जून को मिला लास्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर 15, मतलब कि 5.5 महीने का। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2500 पे 6% के हिसाब से 5.5 मंथ का ब्याज, तो ये कितना हो गया 2500 पे 6% के हिसाब से 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 68.75। तो टोटल कितने पे खरीदा प्लस 2462.5, तो टोटल हो गया
2531.5, ठीक है। फिर वापस कैंसिल की एंट्री 6% डिबेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कितने का 2462.5 और 6% डिबेंचर कितने के जा रहे हैं 2500 के, बाकी का क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। अब उसके बाद में 31 दिसंबर को जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, 31 दिसंबर को जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो अब कितने का करेंगे, टोटल 500 के थे, उसमें से 50 पहले रिडीम कर चुके थे, अब और कितने रिडीम कर दिए, फिर 100 और ख़रीद के कैंसिल कर चुके हो और 25 और ख़रीद के कैंसिल कर चुके हो। तो अब मार्केट के अंदर कितने के बचे 500 माइनस 50 माइनस 125, तो टोटल कितने बचे 325। तो अब इंटरेस्ट कितने पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से जाएगा 325 पे जाएगा। तो 325 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 325 इंटू 100, ये तो हो गया उनके टोटल फेस वैल्यू, उस पर 6% साल भर का, लेकिन अभी डिवाइड बाई 2 कर दो क्योंकि हाफ ईयरली देते तो 975 का इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है जो ऑन डिबेंचर वाला हो जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया, उसको जस्ट एंट्री है जो पास किया, तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर है भाई। इलस्ट्रेशन सेकंड, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC एज ऑन 31 दिसंबर 2011, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो डिबेंचर कितने के, वो कह रहे हैं 10,000 डिबेंचर है 100 रुपये वाले, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर द रिडम्पशन कितने का, उसका बैलेंस कितना है 50,000 का उसका बैलेंस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लिए 1,50,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट जो वो कब मिलता है 31 दिसंबर को मिलता है इसके ऊपर। तो ये इंटरेस्ट रिसीव वाली डेट है जो पता रखिएगा, और इन्वेस्ट जो अपने डिबेंचर उस पर कब पेमेंट करते हैं वो भी आप पता कीजिएगा, पता करके रखिएगा। बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज ₹9 लाख। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड ऑन December 31, 2011। जो हमारे डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट हम कब दे रहे हैं 31 दिसंबर को दे रहे हैं, ठीक है। ऑन February 28, 2012 इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार एंड द इन्वेस्टमेंट वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया 101 पे टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन इग्नोर टैक्सेशन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो क्वेश्चन शुरू से करते हैं। देखो जो है पहले तो बैलेंस लिख देते हैं। वो कह रहा है कि डिबेंचर बुक्स ऑफ कितना है ऑन December 31, 6% मॉर्गेज जो डिबेंचर वो कितने के 10,000 ऑफ 100 ईच। तो डिबेंचर का बैलेंस लिख दीजिए बाय बैलेंस BD 10,000 ऑफ 100 ईच, ठीक है। ये इसमें आईपैड के अंदर ये एक दिक्कत हो जाती है कि फिर आंसर करने में बड़े क्वेश्चन का मतलब कि जिसमें बहुत सारे अकाउंट बनाने हो वहाँ पर फिर आंसर करने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे अभी। उसके अलावा वो कह रहा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है उसका बैलेंस है 50,000। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कहाँ है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका बैलेंस वो कह रहा है 50,000। क्लियर है। उसके बाद में वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्जेज और लियन इज 1,50,000। जो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा किसके साथ, शेड्यूल बैंक के साथ, कितने का 1,50,000 का। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें बैलेंस कितना पड़ा है वो कह रहा है 1,50,000। आप जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ ब्रैकेट के अंदर क्या कर दो, उसकी रेट लिख दो, उस पर कितना ब्याज मिलता है 4%, और ब्रैकेट के अंदर लिख दो वो किस डेट को मिलता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है। हम्म 31 दिसंबर है
ठीक है। और अपन बैलेंस कब का दे रहे हैं, 31 दिसंबर का, मतलब ये मानेंगे कि यहाँ तक का ब्याज वगैरह सारा मिला हुआ है। अगर नहीं मिला होता, सपोज ये 1 अप्रैल को होता और 31 दिसंबर का होता, तो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसा बनाते, ऐसा नहीं बनाते। हमारे जो हम जो ओरिजिनली बनाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वैसा बनाते। कैसे, फेस वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट और इंटरेस्ट, वैसे वैसे यहाँ भी क्या करते हैं, एक कॉलम फेस वैल्यू, एक कॉलम कॉस्ट और एक कॉलम इंटरेस्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा, अब अपन उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि आपको फिर कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मैं आगे वैसे उसके हिसाब से करूँगा, तो अपन एक ही तरीका रहता है। स्टडी मटेरियल क्या करता है, अलग अलग तरीके से बताता है, क्योंकि यहाँ तो बैंक के साथ है, तो फेस वैल्यू वाला कॉलम अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। आपने कितने का इन्वेस्ट कर रखा है, 1,50,000 का, और क्योंकि 31 दिसंबर का है तो 31 दिसंबर का ब्याज वहाँ तक हम मानेंगे कि मिल चुका है। बैलेंस हम 1 जनवरी को लिख रहे हैं, 31 दिसंबर का मानेंगे कि मिल चुका है, ठीक है। बैंक बैलेंस जो वो 9 लाख है, तो बैंक का अकाउंट बना दीजिए, उसका बैलेंस कितना है, 9 लाख है। क्लियर है, ये हो गया 31 दिसंबर। और फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो वो पेड होता है 31 दिसंबर 2011। तो अब इंटरेस्ट का पेमेंट की एंट्री अगर आप करोगे 31 दिसंबर की, ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहो तो ये कर सकते हो कि भाई इंटरेस्ट का पैसा है जो अभी मिला है, तो उस केस के अंदर 31 दिसंबर का है, ये 31 दिसंबर का बैलेंस है, तो 31 दिसंबर को लिख के और 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय बैंक, ठीक है। पूरे साल भर का ब्याज जो है कितने का, 1,50,000 का 4%, कितना, 6,000 का, और वो किस में लिख देंगे, इंटरेस्ट वाले कॉलम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऐसा ही करते हैं ना, फेस वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट। तो ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। क्लियर है। बैंक बैलेंस विद द कंपनी जो है वो 9 लाख, ठीक है। उसके बाद में लिखा है तो जो डिबेंचर है उस पर कब देते हैं इंटरेस्ट, वो डिबेंचर पे भी 31 दिसंबर को देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 दिसंबर को कितने का है, टोटल कितने के भाई, 10 लाख के हैं, और कितने परसेंट वाले हैं, डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं, 6% है, तो 10 लाख पे 6% के हिसाब से कितना, 60,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट की एंट्री कर। क्लियर है भाई। ये तो हमने शुरुआत के बैलेंस लिख दिया और इंटरेस्ट जो मिलना था वो मिलने की एंट्री कर दी, और जो पे करना था वो पे करने की एंट्री कर दी। ये कंप्लीट करने के बाद में अब वो कह रहा है ऑन February 28, 2012 द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार। जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया, जितनी उनकी वैल्यू थी उतना पैसा मिल गया। तो क्या कर देंगे, बाय बैंक, कब, 28 फरवरी को। तो 1.50 के थे और वो कह रहे हैं 1.50 मिल गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसको क्या मिलेगा, सॉरी, रियलाइज एट पार एंड डिबेंचर वर पेड ऑफ एट 101, ठीक है। 1,50,000, 1,50,000, उसके साथ साथ ब्याज भी मिला होगा। समझ पा रहे हो भाई, 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो मिला होगा। तो 1,50,000 पे 4% के हिसाब से इंटू 2/12। परचेज सेल के वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट में भी 10 बार बताया आपको कि आपको इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। तो ये इंटरेस्ट का पैसा 1,000 आ गया, और इन्वेस्टमेंट जो सेल की उससे 1,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, टू P&L कर दो, 6 और 1 7,000, ठीक है। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। इस तरीके से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ख़त्म हो गया। अब आपने पैसा पूरा रियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हम क्या करेंगे, इन डिबेंचर को हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, और वो भी कितने पे करेंगे, 101 पे। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, 6% डिबेंचर कितने के,
10 लाख के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कितने पे कर रहे हैं, 100 की जगह 101 पे, मतलब 1% का प्रीमियम, मतलब कि 10 लाख पे कितना हो गया, 10,000 का प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को कितना कर दो, 1 लाख, सॉरी 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000 पे कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दो, कितने से, 10 लाख 10,000, ये उनको पेमेंट कर दिया, ठीक है। और जो प्रीमियम है वो क्या कर दो, P&L से चार्ज कर दो, P&L टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर 10,000। समझ पा रहे हो बात। नॉर्मल एंट्री होगी कि भाई डिबेंचर और 6% डिबेंचर, प्रीमियम ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दिया। सर अभी जो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पड़ा उसका क्या करें, अब उस बैलेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिबेंचर रिडीम कर चुके हो। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए डिबेंचर का रिडम्पशन, वैसे ही आप क्या कर दो, उसका बैलेंस जो वो क्या कर दो, P&L में चार्ज कर दो, ठीक है। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो P&L में चार्ज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वो अनलिस्टेड है और क्वेश्चन साइलेंट था कि भाई कितना ट्रांसफ़र किया। अगर वो क्वेश्चन ट्रांसफ़र का नहीं बताता है तो फिर आपको पता करना होगा कि ट्रांसफ़र कितना किया। और वो कैसे करोगे कि जितने के डिबेंचर रिडीम करने उसका 10% होना चाहिए। 10 लाख है तो उसका 10% होना चाहिए, मतलब कि कितना, 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए। जबकि बैलेंस था कितने का, सिर्फ 50,000 का ही था। तो जितना कम पड़ेगा उतना P&L से हम चार्ज करेंगे। समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कई बार तो क्वेश्चन खुद कहता है कि हमने इस साल इतना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तब तो झंझट खत्म, उतना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया, तो कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे कि जितने के डिबेंचर रिडम्पशन करने हैं उसका 10% कम से कम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होना चाहिए। उसमें जितना कम पड़ रहा है उतना क्या करेंगे, DRR में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेनकॉन लिमिटेड इशूड 1,50,000 5% डिबेंचर ऑन 31 September 2010 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 31 March एंड 30 September। जैसे ये इंटरेस्ट की डेट है तो इसको क्या कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक तो, और एक जो इंटरेस्ट की रेट है उस पर भी ध्यान दे दीजिए। द कंपनी हैज़ पावर टू परचेज डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ द फॉलोइंग परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 31 December 2012 एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन द सेम डेट, ठीक है। ऑन 31 December 2010 इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन वर ₹22,500। वो कह रहा है कि डिबेंचर जो रिडम्पशन रिजर्व है उसका बैलेंस कितना है, 31 December 2010 को 22,500 इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन। क्या कर दोगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 22,500। 1 March 2012 को हमने क्या किया, 25,000 इन्वेस्ट नॉमिनल वैल्यू जो परचेज किया 24,725 एक्स इंटरेस्ट, परचेज की एंट्री, फिर कैंसिलेशन की। 1 September को 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेज की एंट्री, फिर कैंसिलेशन की एंट्री। कोई दिक्कत आएगी क्या इसके अंदर, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। एक इसकी एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करना, बाकी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। अपने को ऑन डिबेंचर का बनाना है तो अब कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। समझ पा रहे हो बात। हम जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसे बनाते हैं ना, सेम वैसा का वैसा। ये 25,000 के खरीदे, ठीक है, इंटरेस्ट का पैसा अलग किया, बाकी का कॉस्ट, फिर वापस कैंसिलेशन के वक्त क्या हो जाएगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू और ये कॉस्ट हो जाएगा, बाकी का जो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कैंसिलेशन पे क्या करते हैं आप, कैंसिलेशन पे क्या करते हैं अपन, या ऐसा नहीं करेंगे, इसने किया वैसा नहीं करेंगे अपन। क्या करेंगे, ये भाई यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे अपन। हम क्या करेंगे, बाय डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट कितने से करेंगे, कैंसिल करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 25,000 की। तो डिबेंचर कितने से लिख देंगे, 25,000 लिख देंगे, ठीक है। और बाकी का क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। कितना, 225। आपको ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है। देखो भाई, आप एंट्री क्या करोगे, जब कैंसिल करोगे तो कितने % वाले डिबेंचर है, 5% वाले, तो आप क्या करोगे, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से ख़त्म हो रहे हैं, 25,000 से, टू
इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर कितने से 24,725 और 2 क्या कर दोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 225। बाकी का क्या करते हैं 225 हम क्या कर देंगे प्रॉफिट हो जाएगा 225 नहीं 275 275 ठीक है। तो यहाँ 25,000 से और यहाँ 275 से ठीक है। जितना बैलेंस आएगा वो मतलब सेम जैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं ना वैसा का वैसा करना है, कोई भी चेंज नहीं लाना है ठीक है। कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अभी आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि सर इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा खास कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर आना चाहिए बस, बाकी तो फिर कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। ये चीज़ आपको, अरे यार क्या देख रहे थे कि क्वेश्चन कितने हैं तो देखा ही नहीं। 6 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन बच्चे अभी कर लेते हैं। क्लियर है। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन EIFI बैंकिंग NBFC एज ऑन। ये ऐसा क्यों दे रहा है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने DRR की रिक्वायरमेंट दे रखी है। ये एक बार टेबल आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये वाले टेबल ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है, तो आपको पता रहेगा। ट्वेल्व % डिबेंचर जो है उसका बैलेंस 1/4/2000 को 12% डिबेंचर है 7,50,000 के बैलेंस ऑफ DRR 25,000। DRR इन्वेस्टमेंट जो है 1,12,500 रिप्रेजेंटेड बाय 10% ऑफ 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच ठीक है। अब इसकी उन्होंने इंटरेस्ट की डेट नहीं दे रखी है कि इंटरेस्ट कब दिया जाता है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू DRR वर मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को हम क्या करते हैं DRR के अंदर पैसा है जो ट्रांसफ़र करते हैं। ऑन 31/3/2012 31/3/2012 को मतलब कि इस साल के एंड पे बैलेंस एट द बैंक वर 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। उससे पहले इंटरेस्ट रिसीव होने से पहले 750 का था। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबो डेट। जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो हमने क्या कर दिया रियलाइज एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑफ अबो डेट ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। तो ये जो है 10% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ, इसकी डेट नहीं दे रखी है। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका भी 31 मार्च ही करना पड़ेगा ठीक है। तो सर क्या क्या एंट्री होगी, पहले तो ये बैलेंस लिख दिया, ये बैलेंस लिख दिया ठीक है, और ये बैलेंस लिख दिया, तीनों का अकाउंट बना देंगे। डिबेंचर का अकाउंट, DRR का अकाउंट और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है। फिर क्या होगा 31 मार्च को कॉन्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। कितने से करनी है वो नहीं दे रखा है, तो वो कैसे करेंगे पता, कितने के डिबेंचर है आपके 7,50,000 का 10% कितना होना चाहिए 75,000। बैलेंस कितना है आपके पास 25,000, तो आप कितना करोगे 50,000 ट्रांसफ़र कर दोगे। समझ पा रहे हो, 75,000 का बैलेंस चाहिए, 25,000 पड़ा है मतलब 50,000 क्या कर देंगे P&L टू DRR। ये 25,000 तो आपने ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी। फिर इसका नहीं दे रखा है तो 31 मार्च को ही मानेंगे, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट के रिसीव की एंट्री कर देंगे। तो क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। वो कितने के 1,12,500 के इन्वेस्टमेंट है जिस पे 10% ब्याज मिलता है, मतलब कि कितना ब्याज मिलेगा 11,250। तो 11,250 के इस ब्याज की भी एंट्री कर दें। क्लियर है, ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद में क्या करें, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद में क्या करें सर, P&L टू DRR हो गया, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRR हो गया। अब वो कह रहा है कि द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ। फिर हमने इन्वेस्टमेंट है जो सेल कर दिया और वो भी पार पे सेल किया, तो क्या कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट। जितने उसकी वैल्यू है उतने पे ही किया है, तो 1,12,500 का था और 1,12,500 हमें रियलाइज हुए। कोई वो कह रहा है सेल का कोई प्रॉफिट और लॉस कुछ हुआ नहीं ठीक है। फिर हमने प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे, तो जो भी है डिबेंचर 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पे करना है भाई,
इंटरेस्ट कब पे करते हैं? 31 मार्च को ही करते हैं, ठीक है। तो उसका पहले इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री कर दो, ये आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे बात? इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेमेंट का आपको खुद को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नहीं कहेगा कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पे हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, पेन जो है वो पूरी डिस्चार्ज हो गई, ध्यान नहीं रखा। हम क्या एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। कितने के? 7,50,000, उसका 12% मतलब 7,50,000 इंटू 0.12 कितने से? 90,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। और फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, 12% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। 7,50,000 10% प्रीमियम में मतलब कि 75,000, टोटल हो गया 8,25,000 टू डिबेंचर होल्डर में कर दो, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दोगे। और इस तरीके से ये सारे आपके अकाउंट है जो बन जाएंगे। क्लियर है? इलिस्ट्रेशन 5, द समराइज बैलेंस शीट जो है वो इस तरीके से दे रखी है, BEE कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन, वो पूरा बता रखा। एट द जनरल मीटिंग इट वॉज रिजॉल्व टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन ऑफ परचेज ₹10 शेयर ऑफ 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। दिस ऑप्शन वॉज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर। उन्होंने क्या कहा है, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है ना उनको एक ऑप्शन दिया है कि वो परचेज करें एक शेयर 10 रुपये का 15 रुपये, ठीक है। और सब ने क्या किया, लिया है बिफोर द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। चार जिसके पास 4 है उसको एक शेयर लेने को कहा। तो 20,000 है तो कितने से 20,000 डिवाइडेड बाय 4, 5,000। तो ये क्या कर दोगे, इसको इश्यू करने की एंट्री कर दोगे। तो इश्यू करने की एंट्री क्या कर दोगे, इशू करने की एंट्री क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी 10 और 5 के हिसाब से। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में कह रहा है टू इश्यू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। 5 हो गए, 5 के बदले में 1, मतलब 20,000 पहले से थे और 5,000 और 25,000 है। 25,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कि 5,000 बोनस शेयर है। तो बोनस शेयर के लिए क्या कर दोगे, आपके जो भी फ्री रिजर्व वगैरह जो भी है उनसे करोगे। तो क्या करेंगे, फ्री रिजर्व यहाँ पर क्या है, P&L है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5,000 शेयर और 1 10 रुपये का मतलब 50,000। तो 50,000 का P&L से लेके आप फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। देखो इसके अंदर P&L से लेके इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र कर दोगे। अब बोनस वाला तो अपन बोनस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। फिर एट टू रीपे डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ 3%, फिर 3% प्रीमियम पे हमें डिबेंचर को रीपे करना है। तो क्या कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट जो भी कितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कर लो कि क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्वेश्चन है, नहीं का है, ठीक है। अब ये जो बताता है ना अनलिस्टेड कंपनी वगैरह, ये इसलिए बताता है कि आपको बिना कहे आपको DRR के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना है। जितने का डिबेंचर रिडीम होने वाले 1,20,000, तो 1,20,000 का 10% कितना 12,000 का बैलेंस होना चाहिए। DRR का कुछ बैलेंस है क्या, नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 12,000 रुपये अपने हिसाब से DRR में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये चीज़ ध्यान, मतलब क्या हुआ, अगर इसका क्वेश्चन को आपको नहीं गलत नहीं करना है तो 2 चीज़ें, एक तो इंटरेस्ट की डेट का ध्यान रखें, इंटरेस्ट की डेट का ध्यान रखें। और जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ ना तो आप उस लैंग्वेज बनाओ जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम लिखते हो, कुछ वर्ड है जो हिंदी में लिखिए। अगर आपको हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो उस केस के अंदर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी समझने में। इंटरेस्ट डेट का एक तो ध्यान रखें और एक DRR में ट्रांसफ़र करना याद रखें कि DRR में ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ है जो याद रखें। ये 2 चीज़ अगर याद रखोगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 6 पे। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टिबल। देखो डिबेंचर जो है वो क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो थे
सॉरी, सपोज हमारे पास 6% डिबेंचर है कितने के, 1,20,000। अब उनको हमने क्या कहा कि भाई तुम क्या कर लो, रीपे, तुम पैसा मत मांगो, उसकी जगह हम तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे। अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस केस के अंदर क्या कर देगा, 6% डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर दोगे, उनको जितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो रही है टू इक्विटी शेयर, अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे, और बाकी का जो भी है प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन या फिर ऑन कन्वर्जन जो भी है वो कर दोगे। समझ पा रहे हो, सेम सेल के जैसा वहाँ पर पैसा देते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह देंगे। क्लियर। इलस्ट्रेशन 6 दे रखा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 10 लाख का, और कन्वर्टिबल डिबेंचर है 13.5, कन्वर्टिबल डिबेंचर है 1 लाख के और 100 ईच। अदर लोन और अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन जो है वो दे रखे हैं। ठीक है। द डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2011। डिबेंचर जो है वो कब रिडम्पशन होना उनका, 1 जुलाई को। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है। And also conferred option to debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at predetermined price of 15.75 per share and payment in the cash। उनको क्या है, एक ऑप्शन दे रखा है कि उनकी जितनी होल्डिंग है उसका 20% वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नंबर इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे, तो उन्होंने कहा हमारी एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 15.75। तो तुम्हारी जितने तुमको टोटल पेमेंट देना है उसके हिसाब से 15.75 जो है उसके हिसाब से कितने शेयर बनते हैं उतने शेयर ले लीजिएगा। एक्सेप्ट फॉर द 100 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटल 25,000 शेयर, 25,000 डिबेंचर, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। अब उन्होंने कहा कि टोटल आपके डिबेंचर होल्डर कितने हैं, कितने के, 1 लाख के। ठीक है। तो उसने कहा कि 1 लाख में से 100 डिबेंचर होल्डर जिनके पास टोटल कितने 25,000 डिबेंचर हैं, उन्होंने तो ऑप्शन लिया नहीं, मतलब कि 75,000 डिबेंचर जो है उन्होंने क्या किया, कन्वर्जन का ऑप्शन लिया है। अब उन्होंने कितना कन्वर्ट किया, मैक्सिमम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, 20% ऑफ देयर होल्डिंग, कितना, 20% ऑफ देयर होल्डिंग, 20% ऑफ देयर होल्डिंग उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया, और बाकी का उन्होंने क्या किया, कैश के अंदर लिया। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार ऑन सेल। इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल कर दिया और जितना पैसा था उतना मिल गया। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो इसके लिए क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, बैंक का एंट्री दे रखिएगा। एंट्रियाँ नहीं दे रखी है। ठीक है, एंट्रियाँ नहीं दे रखी है, सीधा अकाउंट बना रखा है। तो इसके लिए क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट, कितने से 15 लाख के ना, तो 15 लाख रिसीव हो गए, वो कह रहे पार पे हुए। ठीक है। ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लेग ऑन 1 जुलाई 2011। वो कह रहा है किसी में भी कोई भी लेट है जो नहीं किया गया और सारे हाथों हाथ है जो पेमेंट कर दी है। तो देखो 75,000 जो शेयर है उसमें डिबेंचर है 1 लाख डिबेंचर में से 25,000 ने तो ऑप्शन लिया नहीं, बाकी बचे 75,000। 75,000 के 20% ने लिया, मतलब कि कितना ने लिया, 15,000 ने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, हमें इक्विटी शेयर चाहिए। तो बाकी कितने बचे टोटल, 1 लाख में से 15,000 ने कन्वर्जन का ऑप्शन लिया है, मतलब बाकी कितने बचे, 85,000 ने क्या लिया है, कैश लिया। जो कन्वर्जन हुए उनका क्या, तो देखो 15,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर को कितने देने रिडम्पशन पे 105 रुपये, 10% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे, तो कितना 15,000 इंटू 105 कितना 15,75,000 देने। ठीक है। और इनके एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है 15.75, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने डिवाइडेड बाय 15.75 कितने दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। सर अगर इसकी एंट्री बता दो ना तो फिर हमें आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे, यही काम है अपना। ठीक है। कितने वाले हो रहे डिबेंचर परसेंट तुम्हारा 13.5%,
डिबेंचर वर ड्यू ऑन 1 जनवरी, ठीक है, 30 जून। तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है क्या उससे पहले, रिडम्पशन से पहले? नहीं, 30 जून का है, अपन ये मानेंगे 30 जून तक का उनका कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं होता, सर कैसे पता चला कंप्लीट, अगर नहीं होता, उन्होंने नहीं दे रखा होता तो अक्रूड एक्सपेंस जो है उसका लाइबिलिटी लिख रखी होती है। अब देखो क्या एंट्री करेंगे अपन, कितने वाले हैं भाई, 13.5%। हाँ, हम क्या कहेंगे इनके लिए, इनको कहेंगे भाई 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के हो तो 15,000 हो, और एक डिबेंचर कितने का है 15,000, और एक डिबेंचर 100 का है। तो तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी 15,000 इंटू 100, 15 लाख, ठीक है। और तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसका 5%, तो 15 लाख का 5% कितना 75,000 टू डिबेंचर होल्डर कितना 15,75,000। अब तुम्हें हम कैश नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर, हम तुम्हें क्या कहेंगे, हम तुम्हें कहेंगे बच्चों डिबेंचर होल्डर अकाउंट आओ, तुम क्या करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों, क्योंकि हमारा डिबेंचर कितने का है, इक्विटी 10 का ही है, बाकी का जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम। 15,75,000 तुम्हें देने हैं, ठीक है। 1 लाख शेयर दे रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, और बाकी बचे 75,000 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब बाकी बचे 85,000 के लिए फिर वही एंट्री कर देंगे, 13.5% डिबेंचर प्रीमियम ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, कितने से 85,000 इंटू 100, 85 लाख, उसका 5% प्रीमियम 4,25,000, ये हो गए आपके 89,25,000। और फिर क्या कर दोगे, डिबेंचर होल्डर आओ बच्चों तुम पैसा लेके जाओ, 89,25,000 टू 89,25,000। इसके साथ इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा। और इसके साथ आपका मेरी तरफ से अकाउंट कंप्लीट हुआ, मैंने सारी चीज़ें करवा दी, स्टडी मटेरियल करवा दिया, आपको कॉन्सेप्ट पूरा कवर करवा दिया, ठीक है। तो मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, लेकिन क्लासेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपको क्या करना है, एक बार पूरा का पूरा अकाउंट्स और पूरा का पूरा कॉस्टिंग है जो रिवाइज़ करना है, ठीक है। पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लीजिएगा। 4-5 दिन के अंदर मैं कॉस्टिंग की थ्योरी क्लासेज रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा, और 4-5 दिन वो चलेगी, तो वो थ्योरी क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। आज तारीख हो चुकी है आपकी 21 अप्रैल, तो 30 अप्रैल तक मैं आपका कॉस्टिंग का थ्योरी भी करवा दूंगा। तो 30 अप्रैल तक आपको अकाउंट्स और कॉस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को, पुरानी आरटीपी को, पुराने मॉक टेस्ट को और पुराने क्वेश्चन पेपर को कवर करना है। सर अब एक्स्ट्रा क्लास, अब जब इतना हो चुका है तो आप कह रहे हैं कि फिर भी क्लासेस बाकी है, तो क्या होगा, अभी इनकी आरटीपी हम डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट हम इनके डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम इनके डिस्कस करेंगे। फिर एक मैराथन क्लास, 1 दिन की क्लास जिसके अंदर सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट है जो वापस रिवाइज करेंगे, वो क्लास करेंगे। और फिर एक क्लास जो है वो 4 घंटे की रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 4 घंटे में पूरा अकाउंट्स है जो रिवाइज करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाओ उससे पहले या उससे पहले वाले दिन जब रिवाइज करो तो एक बार वो 4 घंटे की क्लास पूरी देखते से आप एकदम बूस्टअप हो जाओ कि हाँ हमने जो जो पढ़ा वो सारा का सारा हमने क्या कर चुके हैं, वापस रिवाइज हो चुका है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। वैसे कॉस्टिंग के साथ भी करेंगे, उनका भी आरटीपी कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फिर एक मैराथन क्लास जो वो रखेंगे जो 1 दिन की होगी, और फिर 1 दिन की वो 1 दिन वाली जो है वो देखते हैं 1 दिन वाली करते हैं या सीधा 4 घंटे वाली करते हैं, वो जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से करेंगे।
और एक क्लास 4 घंटे वाली तो कंफर्म करेंगे, जिसके अंदर हम 4 घंटे के अंदर सारा का सारा सब्जेक्ट है जो कवर करेंगे, ताकि जिस दिन आप उससे पहले किसका पहला अकाउंट्स का है और सेकंड शायद आपका लॉ का पेपर है, तो लॉ का पेपर देख के आओ शाम को 5 बजे जब कंप्लीट हो तो 6 बजे आओ, तो 6 बजे अगर उसको चला दो तो 6 से 10 बजे तक आपको एक बार पूरा कॉस्टिंग है जो रिवाइज हो जाए, तो आपको फिर उससे आगे वाले दिन आप कॉन्फिडेंस पूरा हो जाए कि भाई हाँ मैंने पूरा का पूरा कॉस्टिंग है जो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पूरा रिवाइज कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस आपका और बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो गेम है वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस का इन द सेंस कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जैसे 10 में से 9 क्वेश्चन उनसे हो गए और एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो क्या कहते हैं कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और उस एक की वजह से पूरा के पूरा कॉन्फिडेंस जो वो क्या कर देते हैं लूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी होता है कि मैं अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन में मुझे भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो ऐसा पूरी दुनिया के साथ होता है, आपको कोई अलग नहीं हो, और ये सबके साथ होता है, इसलिए इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा होता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डाउट अगर आए तो डाउट आप मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छी जर्नी रही यहाँ तक की, बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने काफ़ी लव दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरीके से चैनल से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और हम आपके लिए मैं और आपकी कुछ और एडिशनल सेवा करूँगा, और जो भी होगा मेरी तरफ से वो मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो आप ये सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि हम इसको वापस सेकंड मोड पे, ये फर्स्ट फेज था हमारा जिसके अंदर हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को कवर किया। अब हम सेकंड फेज जो रिवीजन वाले फेज है उस पे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो रिवीजन फेज है, ये तो जो था वो हमने समझा है, हमने पूरा रायता फैलाया है कि हाँ ये चीज़ थी इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम उसको वापस समेटेंगे, समेटना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले वाले दिन रिवाइज अगर हुआ सब्जेक्ट तो ही आपका सब्जेक्ट है जो कंप्लीट होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अकाउंट्स क्योंकि पहला सब्जेक्ट है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार आप पूरे क्वेश्चन है जो ट्राई कीजिए, हाथ से सारे क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, जो क्वेश्चन हाथ से हो जाए, मतलब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो वो हाथ से ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप इंस्टीट्यूट के ओल्ड सिलेबस वाले बॉक्स में जाइएगा, CA बॉस नॉलेज पोर्टल के अंदर, वहाँ पर ये चैप्टर मिल जाएंगे। आधे चैप्टर जो आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल जाएंगे और आधे सेकंड ग्रुप में मिल जाएंगे। वहाँ स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल भी कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहो तो। बाकी रेफरेंस बुक, अदर रेफरेंस बुक है जो यूज़ मत कीजिएगा, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ अदर रेफरेंस बुक यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन रहेगा इंस्टीट्यूट के जैसा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम 4-5 दिन के अंदर कॉस्टिंग की थ्योरी जो क्लास भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे।